दोस्तों नमस्कार। आजकल आप खबर सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान के अंदर पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है। वहां की आर्मी बहुत रिप्रेसिव एक्शन ले रही है उनके खिलाफ और कई सौ लोग मारे जा चुके हैं। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि इंडिया क्यों नहीं इंटरवीन करता पाकिस्तान के अंदर और पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को क्यों नहीं ले लेता। इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे क्या सिचुएशन और क्यों इंडिया इस टाइम पे पीओके गिलगित बाल्टिस्तान को लेने के लिए थोड़ा सा हेजिटेंट है। और इससे पहले ये भी बात चल रही थी, जब 1971 का वार हुआ था, इंडिया ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे। उस टाइम पे भी बहुत से लोगों को उम्मीद थी कि इंडिया पीओके लेगा। इवन सीआईए, उनको भी उम्मीद थी कि इंडिया पीओके ले लेगा, लेकिन मिसेस इंदिरा गांधी ने पीओके नहीं लिया। अगर हम उस टाइम पे पीओके लेते तो ईरान बैठा था पाकिस्तान के बलूचिस्तान पे कंट्रोल करने के लिए, जो पाकिस्तान का पहले साथ दे रहा था। तो आज इसी इश्यू पे बात करेंगे। इंदिरा गांधी ने पीओके इसलिए नहीं लिया, अगर हम उस टाइम पे पीओके ले लेते तो हमारे ऊपर सैंक्शन लग जाती, हमारी इकोनॉमी बड़ी भी नहीं थी और हमारा सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता, क्योंकि यूएस और नाटो हमारे पूरे खिलाफ थे, पूरा गल्फ हमारे खिलाफ था। लेकिन आज सिचुएशन डिफरेंट है। लेकिन एक दूसरी बात यह है कि आज सिर्फ एक सुपर पावर है, वो है अमेरिका। जो आज अमेरिका हमको डसने की कोशिश कर रहा है। दूसरा चाइना, जिसने पाकिस्तान को पूरी मदद की थी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर। और इंडिया इस टाइम पे वार करने के बाद भी, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वार खत्म किया, क्योंकि इंडिया वार के अंदर पड़ना ही चाहता। अगर हम वार के अंदर पड़ जाएंगे तो हमारी इकोनॉमी खराब हो जाएगी, हमारी स्ट्रेंथ खराब हो जाएगी और हम फंस जाएंगे बीच के अंदर। लेकिन इसी इश्यू पे बात करने के लिए क्या है गिलगित बाल्टिस्तान और क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या पीओके की टॉप इंपॉर्टेंस है। इससे पहले मैं खन्ना साहब को दूं, राजन खन्ना साहब को मैं आपको बता दूं, पीओके उसका एरिया है करीब 8000 किलोमीटर का और गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है 7291 किलोमीटर का। और इनका दोनों का एरिया बनता है 80,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा। और जो गिलगित बाल्टिस्तान है वो कनेक्ट करता है चाइना को, साथ में अफगानिस्तान को, साथ में पाकिस्तान और साथ में इंडिया के कश्मीर को। अगर इस पे इंडिया कंट्रोल हो जाए तो चाइना पाकिस्तान का कनेक्शन टूट जाएगा और हमारा डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान के थ्रू हमारा कनेक्शन बनेगा रशियन रिपब्लिक कंट्री से, जिनके साथ हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं। लेकिन आज पूरे इश्यू पे डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बैठे राजन खन्ना जी। ये फिल्में बनाते हैं, बहुत से इश्यूज पे डिस्कस करते हैं, इनको हिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है। आप सोच सकेंगे जब इनकी बात सुनेंगे कि कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितना अच्छा इनका कंट्रोल है अपने हिस्ट्री के ऊपर। राजन खन्ना जी, इस टाइम पे पाकिस्तान और पीओके के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है और उनकी आर्मी इस टाइम पे रिप्रेसिव बैयस ले रही है। तो क्या इशू है यहाँ पे, किस चीज का इशू है और क्या हम इस टाइम पे पीओके गिलगित बाल्टिस्तान को ले सकते हैं? आप लोगों को समझाइए इस बात के ऊपर। इस समय ये जो विषय बहुत चर्चा में चल रहा है जी, उसका मुख्य कारण ये है कि पाकिस्तान के आधिपत्य में जो उसने अनाधिकृत अनऑथोराइज हमारे इलाके पे कब्जा कर रखा है ना, जिसको हम पीओके भी कहते हैं, पीओजेके भी कहते हैं, पीओजेकेएल भी कहते हैं। तीनों का मैं आपको जो है वो, क्योंकि हम जब अभी ज्योग्राफी का के बारे में चर्चा करेंगे तो ये तीनों की जो टर्मिनोलॉजी है उसको मैं आपको समझाता हूँ। पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओजेके पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और पीओजेकेएल पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर लद्दाख। तो ये क्यों इसकी सही टर्मिनोलॉजी पीओजेकेएल है, उसका कारण है कि जो क्षेत्र पाकिस्तान ने अनाधिकृत रूप से, अनऑथराइज रूप से कब्जाए हुए हैं, उसकी पूरी ज्योग्राफी जो जम्मू के, हमारा जो जम्मू डिवीजन है, आज हमारा आज ने 26 अक्टूबर 1947 को जब हमारे साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन किया था, तो मुख्य रूप से ज्योग्राफिकली तीन इलाके, एक लद्दाख का इलाका था, एक कश्मीर डिवीजन और एक जम्मू डिवीजन। तो मैं उसी के दिशा में जाऊंगा। जो जम्मू डिवीजन के साथ में जो क्षेत्र लगते हैं पाकिस्तान के, तो वो तो हो गए पाक ऑक्युपाइड जम्मू। जो कश्मीर के साथ में लगते हैं वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और जो लद्दाख के साथ पूरा जो डिवीजन में क्षेत्र आते थे, गिलगित हुंजा बाल्टिस्तान, तो ये हो गया पाक ऑक्युपाइड लद्दाख। तो ये बहुत सरलता से मैंने बता दिया कि लोगों को ये बात समझ आ जाए कि असल में ये पूरे क्षेत्र की जो है ये टर्मिनोलॉजी अलग अलग प्रकार से क्यों यूज होती है। पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर कहता है जो है, लेकिन जो वस्तु स्थिति यही है कि उन्होंने कुछ तो उनके जो है वो इरादे ही गलत थे, कुछ हमारे लोगों का भी जो था
यहाँ पर उस वक्त की जो पॉलिटिकल हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट थी चिकन हार्टेड थी, क्योंकि देश जो होते हैं वो चलते हैं वीरता से, बहादुरी से। वो जो है वो जो चिकन हार्टेड लोग हैं ना, वो स्टेट्समैन नहीं होने चाहिए, वो देश के लीडर नहीं होने चाहिए जिनके हाथ में पूरे निर्णय करने की जो है अथॉरिटी होती है। तो उसकी वजह से वो क्षेत्र उनके पास चले गए। मैं शुरू करूंगा आज वहाँ क्या वैसे हो रहा एक है, फिर बात मैं आपको खन्ना साहब यहाँ पे बात करूंगा। आपने कहा हाँ हमारे जो लाइट हार्टेड इशू थे, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट थी उसकी गलतियां थी, लेकिन इसमें ब्रिटिश की भी तो कॉन्स्पिरेसी थी जी, मैं गिलगित आऊंगा जी बाल्टिस्तान को उसके उनको ऊपर, देने की। जी। बिल्कुल बिल्कुल उसके मैं ऊपर आऊंगा। थोड़ा सा आज वहां पर क्या चल रहा है मैं थोड़ा उसके ऊपर से शुरू करूंगा, क्योंकि इस वक्त उनके ऊपर बड़ी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान ने क्या किया हुआ है कि किसी टाइम पर तो यहाँ पर जो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है और पाक ऑक्युपाइड लद्दाख है, उसमें इलेक्शन होते ही नहीं थे। तो वो उनकी जो होते थे वो क्या करते थे कि जो इलाका इसके साथ जम्मू और कश्मीर के साथ लगता है उसको वो कहा करते थे आज़ाद कश्मीर, और जो इलाका गिलगित हुंजा बाल्टिस्तान का है उसको वो शुमाली इलाके कहते थे, मतलब नॉर्दर्न एरियाज। अब उन्होंने उसको जो गिलगित बाल्टिस्तान के नाम से उन्होंने उसको कहते हैं वो। तो यहाँ इलेक्शन शुरू होने हुए ना जब 70s के बाद में, तो उसमें क्या हुआ कि जो आज जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में उन्होंने जो है दबाने की कोशिश की है, वो है वो इलाका जो हमारी जम्मू और कश्मीर बेल्ट को लगता है। थोड़ी सी इसकी मैं ज्योग्राफी में चर्चा कर देता हूँ। हमारा जो जम्मू है उसके पश्चिम में पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल हमारा जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, उसके ऊपर से बेल्ट शुरू हो जाती है हमारे अखनूर के हमारे जो पूर्व में है पाकिस्तान के पास में जो शुरू हो जाती है वो हो जाती है मीरपुर है। मीरपुर के आगे जाते हैं तो जो पुंछ करके इलाका है उसमें ज़्यादा हमारे पास है, और कुछ इलाका उनके पास भी है, वो पुंछ आ जाता है। फिर उसके ऊपर जो है उरी हमारा के पास है, उरी के अगर हम पश्चिम में जाते हैं तो मुजफ्फराबाद आता है। तो ये एक पतली सी बेल्ट है जो पाकिस्तान ने उस वक्त कब्जा ली थी, और ये इलाका जो है संयुक्त रूप से जम्मू और कश्मीर का वो इलाका जो पाकिस्तान ने गलत तरीके से कब्जाया हुआ है। यहाँ पर उनका जो इलेक्शन होता है जिसको तथा कथित आजाद कश्मीर कहते हैं, उसमें असेंबली की 45 सीट्स हैं। 45 सीट्स में से उन्होंने 12 सीटें जो है उनकी उन्होंने रिफ्यूजियों के लिए, रिफ्यूजी कौन उनकी अनुसार जो मूलतः कश्मीर इसी इलाके के हैं लेकिन पाकिस्तान के बाकी इलाकों में फैले हुए हैं, कराची में, सिंध में जो है उनका, उसके बाद में काफ़ी हद तक उनके जो है पंजाब प्रोविंस में या इधर उधर, तो वो उन्होंने 12 सीटें उन लोगों के लिए तथा कथित रिफ्यूजियों के लिए उन्होंने रिजर्व की हुई है। अब वहां पर जिस चीज के लिए बहुत बड़ा रोष है, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट है आज के पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में, उनका असेंबली इलेक्शन जुलाई के अंत में होने वाला है। पहला तो उनकी शर्त यह है कि आपने ये जो 12 सीटें रिजर्व की हैं खत्म करी है, क्योंकि 45 में से 12 पे आप जो आपके नुमाइंदे भेजते हो, क्योंकि अगर मान लीजिए पाकिस्तान की सिंध में से कुछ उनके रिफ्यूजियों के नुमाइंदे आते हैं तो वो आते हैं जो पाकिस्तान पीपल पार्टी, क्योंकि सिंध में पीपीपी का जोर है, तो उसके समर्थित नुमाइंदे आ जाते हैं। कुछ अगर पंजाब से आते हैं तो पीएमएलएन के जो नवाज की पार्टी है वहां से आ जाते हैं। कुछ केपीके से आते हैं तो वहां पर इमरान की पार्टी है, पीटीआई है। तो वो कहते हैं कि ये 12 तो आप वहां से फेडरल से बेचते हो तो हमारी तो ताकत ही कम रह जाती है, तो हम तो अपना कुछ काम यहाँ कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सारी बातें हाईजैक वो करके ले जाते हैं। तो ये तो एक पॉलिटिकल इशू था जिसके अगेंस्ट में उन्होंने एक जाक करके, जिसका नाम था कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, JAAC, ये बनाई उन्होंने, और उन्होंने अपनी आवाज़ पूरी तरह से उठाई। और शौकत मीर करके ये वहाँ पर एक कश्मीरी है। और एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं कि ये जो सो कॉल जम्मू कश्मीर जो वहाँ पर तथाकथित है उसमें कश्मीरी बहुत कम है। वो ज़्यादा सारे जो हैं, जो बेल्ट जम्मू के साथ में लगती है, अधिक संख्या उनकी है वहाँ पे। लेकिन ये शौकत मीर जो है ये कश्मीरी है, और ये उसको लीड कर रहा है, जो जाक है JAAC उसको लीड कर रहा है। अब पाकिस्तान के एक DNA में है, ध्यान रखिए, कि वो ना तो अपनी गलतियों से सीखते हैं और ना वो
जो है शांति प्रिय तरीके से, ना वो उनके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें वो एक कोहेसिव अप्रोच जो है ना वो कभी नहीं अपनाते। है ये हमने बांग्लादेश के टाइम पर भी देखा था। कोई मुद्दा बहुत बड़ा नहीं था, 6 नुक्ते दिए थे उसने मुजीबुर रहमान ने। अगर मान गए होते उस वक्त ये लोग तो शायद बांग्लादेश आज भी ईस्ट पाकिस्तान होता। तो वो उनके डीएनए में नहीं है। उनके यहाँ पर एक उनकी जो एक बोन मैरो में चीज रन करती है, वो कहते हैं हर चीज को इस्लाम की निगाह से तोलते हैं। हर चीज को ये कहते हैं कि ये चीज जो है इस्लाम में नहीं है तो ना गवारा। उसको उनके उनके फिर उन्होंने कुछ खास नाम रखे हुए हैं कि ये ख्वारिज है, ये फितना है। मतलब ये जो अभी ख्वारिज वो होते हैं जो मुसलमान होके भी इस्लाम का विरोध करें। वो मतलब उनके दूसरे डेमोक्रेटिक डिफरेंसेस का उनको कोई अधिकार नहीं है। बस इतना है क्योंकि तुम भी मुसलमान हो तो उनको वो कहना है जो एस्टेब्लिशमेंट कहती है। नहीं कहोगे तो हम तुमको ख्वारिज कहेंगे या तुम्हारी जमात को हम फितना कहेंगे। तो ये जो वहां पर उनका काम जो उन्होंने बांग्लादेश में किया था, सेम काम आज वो बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं, आज वो केपीके में भी कर रहे हैं और सिंध में भी कर रहे हैं, और यही काम वो गिलगित बाल्टिस्तान में कर रहे हैं और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां भी कर रहे हैं। तो हो ये रहा है कि उनकी जो समस्याएं थी जम्मू कश्मीर, इसकी जो इनकी जॉइंट एक्शन अवामी एक्शन कमेटी है, वो उनके साथ बैठ करके उसको सॉर्ट आउट करने की बजाय जो उनका शुरू से तरीका एक कार है वहाँ पाकिस्तान का, वो उसको जबरदस्ती दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें से क्या हुआ है कि ऑफिशियली तो कहते हैं 20-25 लोग मरे हैं, लेकिन अनऑफिशियली 100 से ऊपर वहां पर जो है लोग मर चुके हैं। एक हेलीकॉप्टर इनका पाकिस्तान आर्मी का जो वहां पर इसी ये सब चीज कंट्रोल करने के लिए लोगों के ऊपर अत्याचार करने के लिए जा रहा था, वो क्रैश भी हुआ जिसमें 20-25 पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स भी मरे हैं। तो ये इस वक्त वहां की इस जो हालत है वो ये चल रही है। और उनके अगर हम ये समझें कि देखिए कि जो इस वक्त पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर लोगों का सेंटिमेंट क्या है, वो क्या डिमांड्स क्या कर रहे हैं। भाई चलो असेंबली में 12 सीटें पाकिस्तान इनको दे भी देता है, वो आने के बाद में वह क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने भारत में जो हमारा जो कश्मीर है, जो प्रांत है, उसकी तरक्की देखी है। उन्होंने यहाँ की सड़कें देखी हैं। आजकल क्या है, खुला मीडिया हो गया, हर चीज जो है आप देख सकते हो यूट्यूब के ऊपर। इतनी 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 जो है वो वीडियोस अवेलेबल हैं, वो हर चीज देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि जम्मू से श्रीनगर का रास्ता 4-4.5 घंटे का जो है वो ट्रेन का रह गया है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज भारत में कश्मीर में बन रहे हैं, ठीक है। फिर उन्होंने ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पर कैपिटा इनकम कश्मीर के लोगों की कैसे जो है बूस्ट हो रही है। फिर वो ये देख रहे हैं कि कश्मीरी हर प्रकार से भारत की हर वो बात जिसमें तरक्की हो रही है वो भागीदार है उसका, ठीक है। कश्मीरी लड़के आज भारत की क्रिकेट टीम में आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। स्पोर्ट्स वहां पर बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है। और कश्मीर का पूरा एक समाजी जो ढांचा है वो बहुत ज्यादा तरक्की के ऊपर है। ये बात आज उनको यूट्यूब के वीडियोस के मार्फत जो पाकिस्तान ने कब्जा के रखा है हमारा कश्मीर, ऐसा वहां के लोग देख रहे हैं और वो सवाल जो है पैदा कर रहे हैं। वो पूछ रहे हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को कि आपने हमको क्या दिया। आपने हमारे यहाँ पर अगर किसी को कोई हार्ट अटैक आ जाता है और उसको कोई अगर वहाँ पर छोटे मोटे जो सेंटर हैं उनके नर्सिंग होम्स, उसको अगर कोई हाई एंड इलाज की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर एक भी कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है, उसको जाना पड़ता है इस्लामाबाद में, वहाँ से भाग के कुछ भी अगर वहाँ हो जाता है। ढंग की रोड कोई नहीं है, टूटी फूटी रोडें हैं वहाँ पे। आप देखोगे उनका एजुकेशन सिस्टम पूरे का पूरा हिला हुआ है। और उनकी एक बहुत बड़ी शिकायत है वहाँ जो रिसोर्सेज है, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र है रिसोर्सफुल एरिया है, वहाँ पर मिनरल्स बहुत ज्यादा है, वो पूरे का पूरा पाकिस्तान ले जाता है। 10 पैसे की रॉयल्टी उनको वहाँ देता नहीं है। दूसरी उनकी शिकायत यह है कि जो भारत से जेहलम नदी जाती है, वो नदी के ऊपर उन्होंने वहाँ का मीरपुर के पास में मंगला डैम बनाया है। पाकिस्तान ने के पास में जो मुख्य डैम है ना, उसमें से एक मरगेला और दूसरा ये, हाँ मरगेला और ये दूसरा ये मंगला। जो मंगला डैम है ये पाकिस्तान के मुख्य डैमों में से एक डैम है। ये वेस्ट ने उनको
ब्रिटेन ने बहुत ज़्यादा हेल्प करके उनको फाइनेंशियल हेल्प दी थी, बनवाया था। और यहाँ से जो लोग डिस्प्लेस हो गए, वो उनको मीरपुरी कहते हैं, वो ब्रिटेन में उनको नागरिकता दी ब्रिटेन ने। आज जब यहाँ पर पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, एजिटेशन चल रही है, जो मीरपुरी वहां बैठा हुआ है ब्रिटेन में, वो उनका साथ दे रहा है और वो कह रहा है कि हमने पाकिस्तान में रहने का आपके साथ में अवाम ने अगर निर्णय किया था तो क्या इस दिन के लिए किया था कि हमारे साथ में इस प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन हो, इस तरह से आप पंजाब प्रांत से लोगों को ला ला करके यहाँ बसाते रहो और हमारी आबादी को कम करते रहो और वहाँ पंजाबियों के हाथ में सारे रिसोर्सेज दे दो। ट्रेड जो था वहां पर वो लोकल लोगों के हाथ में होना भी चाहिए था भी, लेकिन उन्होंने बाहर से लोग ला ला करके ट्रेड उनको पूरे का पूरा दे दिया। तो ये जो इस वक्त वहाँ हालात चल रहे हैं उनकी मैंने वस्तु स्थिति आपको की है और ये आगे बढ़ेगा। क्योंकि एक कई बार क्या होता है ना कि जैसे समस्याएं देशों में आती हैं लेकिन वो आपस में बातचीत से निबर जाती हैं। पाकिस्तान के डीएनए में है नहीं है वो बातचीत नाम की, बातचीत करनी होती तो वो बलोच लिबरेशन आर्मी के साथ में भी कर लेते। महरंग बलोच को अंदर डालने की जरूरत क्या थी, या मंजूर पश्तीन को केपीके वाले को बेचारे को अंदर डालने के, सामने बिठा करके बात करो, नहीं करनी, उन्होंने कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके हर चीज में ये आ जाता है कि आज से 1000 साल पहले ये हुआ था तो उस वक्त उस्मानिया खिलाफत ने ये किया था और फलाने ने ये किया तो हम भी ऐसे ही करेंगे, वो बात को मानेंगे नहीं। तो वहां पर जो मेरा निष्कर्ष है कि पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर जो अनरेस्ट है वो और बढ़ेगा, बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, अब हमारे अच्छा, मैं एक साथ से एक और बात कहना चाहूंगा यहाँ पे कि पाकिस्तान बिजली जनरेट करता है, जो यहाँ पे डैम बने वो सारी बिजली पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, इनको कुछ नहीं मिलता। फिर आर्मी के लोग इनकी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो चीजें महंगी हैं, देखिए पिछले कुछ सालों के अंदर यहाँ पे कोई पैसा नहीं दिया गया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। वो हैरान होते हैं कि इंडिया ने कश्मीर के अंदर 40,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था एक साल के अंदर, और वहां पे पूरे पाकिस्तान में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा नहीं खर्चा गया। यहाँ पे कोई, जैसे आपने पहले कह दिया, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं बनती यहाँ पे। पाकिस्तान में पूरा ही हाल है और चीजें इतनी महंगी हो चुकी हैं, इनको जो खाने पीने की चीजें वो नहीं मिलती, तो इसीलिए लोग ज्यादा एजिटेशन कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ। जी, अभी इसका थोड़ा सा इसकी ज्योग्राफी और इतिहास में जाऊंगा क्योंकि आज के संदर्भ में वो बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं। कई लोग जो हैं जिनको पूरी तरह से ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं होता या जियो पॉलिटिक्स का नहीं ध्यान होता, लेकिन वो उठ करके जोश में बोल देते हैं कि भारत क्यों नहीं इस वक्त आक्रमण करके वो वापस लेता। तो मैं आपको थोड़ा उसका जवाब देता हूँ। ऐसा था कि जो प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर थी ना, उसमें जो इलाका जिसको हम गिलगित पंजाब बाल्टिस्तान कहते हैं, अंग्रेजों ने 1936 में महाराजा हरि सिंह से ये 60 साल की लीज पे ये इलाका ले लिया था। और क्योंकि उसमें क्या था, वो इसलिए लीज पे लिया था क्योंकि उसके बिल्कुल उत्तर में जो है यूएसएसआर था। हालांकि उस वक्त जो ये मैं 1936 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त ब्रिटेन को, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट उसका यूरोप में होता था रशिया का बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ में, उसकी कुछ ना कुछ छाया इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पड़ती थी। और अंग्रेज ने पिछले 150-200 साल से जो भी निर्णय लिए ये ध्यान में रख करके लिए कि भाई रशिया जो है वो कैसे भी करके, क्योंकि जो ये रिपब्लिक से सारे ताजिकिस्तान का, उज्बेकिस्तान का, ये रशियन जो है उसमें कन्फेडरेशन में आ चुके थे और उनको केवल वार्म वाटर ऑफ अरेबियन सी तक आने के लिए सिर्फ अफगानिस्तान क्रॉस करना था और आगे आ जाते वो। तो उसको ध्यान में रख करके अंग्रेज ने हर जो है पॉलिसी की थी। महाराजा हरि सिंह से ये क्षेत्र लेने के पीछे 60 साल की लीज के ऊपर उनका मंतव्य भी यही था, क्योंकि यहाँ पर वो कुछ सर्वेलेंस स्टेशन बनाना चाहते थे जिसपे वो यूएसएसआर की गतिविधि के ऊपर नजर रख सके। ये उनका मुख्य कारण था। लेकिन 1947 में जब था कि भाई भारत जो है वो स्वतंत्र होने वाला है, तो ये जो उनका एक लीज एग्रीमेंट था ये उन्होंने भारत की स्वतंत्रता से कुछ महीने पहले एब्रोगेट कर दिया था। तो टेक्निकली वो जो था वापस से महाराजा ने एक चीज दी थी लीज पे, वो महाराजा को वापस मिल गई वहां पे। और जब महाराजा ने 26 अक्टूबर को भारत यूनियन ऑफ इंडिया के साथ में जब ये साइन किया इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन,
तो महाराजा की प्रोविंस में जो क्षेत्र थे वो सारे के सारे ट्रांसफर हो गए। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत ही अगर कोई कसर रह जाती है वो हमारी पार्लियामेंट ने पूरी कर दी, क्योंकि अगर 60 साल की लीज थी 1936 की, तो 1996 में अगर वो एक्सपायर होती, हालांकि एब्रोगेट हो चुकी है, मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन उसके बाद भी 1994 में फरवरी में भारत की पार्लियामेंट में दोनों लोकसभा राज्यसभा दोनों में ये यूनानिमस रेजोल्यूशन पास हो गया था कि पूरी की पूरी स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और ये पूरे का पूरा क्षेत्र जो है हमें वापस लेना है। तो ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग है जम्मू कश्मीर की स्टेट के उन क्षेत्रों के बारे में जो आज पाकिस्तान के कब्जे में है। तो उसमें बहुत दफा प्रश्न आते हैं। मैं देखिए हमारे पास में वो क्षेत्र पूरा वापस लेने का अगर वाकई में फुल प्रूफ चांस था तो 1947 में ही था, क्योंकि उस वक्त क्या हो गया, क्योंकि हमारी आर्मी ने जब जो ये तथाकथित कबायली जो हैं इन्होंने हमला किया, और हमला करने के बाद में ये ओरिजिनली इनके जो कमांडर थे सारे के सारे वो पाकिस्तानी आर्मी के रेगुलर ऑफिसर्स थे। ये बारामूला तक आए, वहाँ 2-4-5 दिन लूटपाट की। ये कश्मीर में एक इलाका है बटमालू करके जो आउटर श्रीनगर के बाहर आता है, वहां तक पहुंच गए थे। महाराजा ने जैसे ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया 26 अक्टूबर को, हमने एयरलिफ्ट करके अपने जो ट्रूप्स हैं हमने श्रीनगर हवाई अड्डे पे उतारे, और उन्होंने जब वापस से धकेलना शुरू किया इनको, तो धकेलते धकेलते हर साइड से, मतलब ये हो गया कश्मीर डिवीजन की बात। बाद में मैं जम्मू कश्मीर की भी बात, नीचे जम्मू की भी बात करता हूं कि जम्मू में भी पुंछ का जो पूरे का पूरा क्षेत्र पाकिस्तान ले चुका था, लेकिन हमारे बहादुरों ने उसको वापस लिया, और उसके बाद में थोड़ा सा हिस्सा जो है पाकिस्तान के पास है क्यों रह गया, और कश्मीर डिवीजन में मुजफ्फराबाद का पूरा इलाका पाकिस्तान के पास क्यों रह गया, उसमें हमारी पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल हमारी जो लीडरशिप थी ना, उसकी अनगहली है, उसकी वीक हार्टेडनेस है। क्योंकि हमारी फौज तो सर आगे बढ़ रही थी, और उस वक्त जर्नल्स ने कह दिया था कि सर आप हमें तो 1 महीना और दो, तो जो हमारी जगह हमारी है हम वापस ले सकते हैं। तो एक ही चांस था जब हम पूरी की पूरी जगह अपनी वापस उस वक्त ले सकते थे, जो हमने नहीं ली, और अनफॉर्चुनेटली वो मुद्दा पंडित नेहरू ले गया यूएन में। ठीक है, अब उसकी ये अपने आप को मैं देखिए मैं क्या कहता हूं कि बहुत से डिसीजन ऐसे होते हैं जो हालात का शिकार होते हैं कि भाई सर्कमस्टांसेस ही ऐसे थे, लेकिन इसमें एक भी बात ऐसी नहीं है जो मजबूर होकर के पंडित नेहरू ने की। उसने अपनी एक किस्म की राजनीतिक इमेच्योरिटी के लिए की। कौन से यूएन में तुम लेकर गए हो मुद्दे को? वो यूएन जो पूरे का पूरा वेस्ट डोमिनेटेड था। ठीक है, उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते थे तुम? ठीक है, वो उन्होंने वही निर्णय लिया जो उनको यूएसएसआर के विरोध में आने वाले टाइम पे सूट करता था। ठीक है, उन्होंने यूएन ने दे दिया। अब हालांकि ना उसके बाद में हमने यूएन का आपको पता है ये जो बार बार चिल्लाते रहते हैं पाकिस्तानी हर जगह पे कि प्लेबिसाइट होनी थी, वहां जनमत संग्रह होना था। भाई साहब, उसके पहला रेजोल्यूशन ये था कि पाकिस्तान उन क्षेत्रों को खाली करे जहां पर उसकी सेना है, वो खाली होगा। उसके बाद में बात आती थी कि भी लोगों की भावनाएं हैं उनके बारे में बात, तो पाकिस्तान ने जगह जो है वो खाली की नहीं, तो फिर प्लेबिसाइट की बात ही खत्म हो जाती है। तो वो तो कभी जो रेजोल्यूशन है वो जा चुका है डस्टबिन में, उसके बारे में तो चर्चा करना ही अभी बकवास है। लेकिन उस वक्त एक ही चांस था। अब लोग कहते हैं कि 1971 के वॉर में भी जो आप ले सकते थे, तो भाई साहब अमेरिका ने खुली वार्निंग दे दी थी हमको कि आपने ईस्ट बंगाल तो तोड़ दिया, ठीक है, लेकिन वेस्टर्न एरिया में, जबकि आप एक बात ध्यान रखिए कि वेस्टर्न में ना केवल गिलगित पंजाब बाल्टिस्तान और पाक के ऊपर जम्मू कश्मीर लेने की हमारी क्षमता थी, हम तो जो ये पूरा रन ऑफ कच्छ से लेकर पंजाब तक हम तो सियालकोट भी ले लेते। वेस्टर्न में इतनी ताकत थी हमारी, हम लाहौर भी ले लेते, ठीक है, हम कसूर ले लेते, हम बहावलपुर ले लेते, हम यहाँ से शायद सिंध के बीच में से जाकर के। देखिए मैं आपको थोड़ा सा खन्ना साहब यहाँ पे ऐड करूंगा। हमारी फोर्सेस लाहौर के पास पहुंच गई थी, और उस टाइम पे जितने भी डिप्लोमेट्स थे उन्होंने टाइम मांगा कि अपनी यहाँ को अटैक ना करना ताकि अपने डिप्लोमेट्स को निकाल ले, और हम वहां रुक गए।
हमारे कब्जे में, लाहौर बिल्कुल हमारे कब्जे में था। और आपको एक और मैं बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, एक गिलगित बाल्टिस्तान का भी इशू है ना। गिलगित बाल्टिस्तान तो बहुत इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पे भी एक कॉन्स्पिरेसी थी, मतलब जो एक गिलगिट स्काउट थे उनको दी थी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको प्रोटेक्ट करने की। और ये हमारे जो इस टाइम पे हरि सिंह थे, जो वहां पे राजा थे, उनके ब्रिगेडियर थे घनसारा सिंह, जिनको इंचार्ज दिया गया। तो एक मेजर ब्राउन थे जो ब्रिटिश आर्मी के थे, गिलगिट जो आपके गिलगिट स्काउट था उनको लीड कर रहे थे। उन्होंने क्या किया, मेजर घसियारा को नवंबर 1 1947 में अरेस्ट कर दिया और वहां पे पाकिस्तान का झंडा लगा लिया। झंडे को लगा करके उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी, एक जो कर्नल बैठा हुआ था पाकिस्तान के अंदर ब्रिटिश आर्मी का, साथ में जो एक एडवाइजर थे नेहरू के जो ब्रिटिश थे उनको भी बता दिया। और बाद में ब्रिटिश ने दोनों को रिवार्ड दे दिया, तीनों को रिवार्ड दे दिया। अब देखिए एक बात कि 2017 में पीएम मोदी गए थे ब्रिटेन के अंदर, और वहां के पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया बड़ा मजबूत हो चुका था, तो पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पास किया गया मेजोरिटी के साथ कि गिलगिट बाल्टिस्तान इज पार्ट ऑफ इंडिया है। तो ये सारी बातें, लेकिन नेहरू की गलती की वजह से हम सारी चीजें भुगत रहे हैं जी। अभी आपने मेजर ब्राउन का नाम लिया ना जी, साहब, ये जब 1947 में इन्होंने आक्रमण किए थे ना, पाकिस्तानी सेना और कबायलियों ने मिलकर के, तो उस वक्त जो गिलगित में महाराजा हरि सिंह के एक वहां पर जो थी टुकड़ी थी, उसके ब्रिगेडियर कंसारा सिंह थे, लेकिन सैनिक कम थे। तो ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी के साथ में उनको मार दिया गया और वो पूरे इलाके पे कब्जा किया गया। तो मेजर ब्राउन का आप उसको बाद में पाकिस्तान ने उसकी कंट्रीब्यूशन के कारण उसको सितारा इम्तियाज दिया, जो पाकिस्तान का हाईएस्ट मिलिट्री ऑनर है, वो उसको दिया गया। और ब्रिटेन में, क्योंकि उसने ब्रिटेन के फेवर का वहां काम करवाया था, तो उसको MBE दिया, मेंबर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ये उसको डेकोरेट किया गया मेजर ब्राउन को, ये काम करने के लिए गिलगित में जो वो पूरा का पूरा हिस्सा उठा करके पाकिस्तान में जोली में डालने के लिए। लेकिन सवाल वही आता है कि हम उस वक्त क्या कर रहे थे। हम देखिए, कमजोर समाज, कमजोर राष्ट्र जो है वो नहीं टिक सकते। वो आप शांति तभी स्थापित कर सकते हो जब शांति स्थापित करने की आपके पास में शक्ति हो। ये इतिहास है ना पिछले 5-10 हजार साल का। मुझे बताइए, हम दुनिया में सबसे ज्यादा इस चीज के बारे में हमने चर्चा की, सबसे अधिक चर्चा हमारे ग्रंथों में हुई। महाभारत में यही था ना कि 5 गांव श्री कृष्ण तैयार हो गए थे ना लेने के लिए कौरवों से, कि ठीक है 5 गांव भी दे दो इनको, कोई बात नहीं है। उन्होंने नहीं दिए, ठीक है। आखिर कैसे निर्णय हुआ? युद्ध में हुआ ना जाकर के निर्णय। तो ये हमारे सामने उदाहरण है, तो भी हम लोग इनको समझते नहीं है। हमने इनको किताबों में डाल के रख दिया है। ये जो काम ताकत से होना है, शक्ति से होना है, उसी से होना है। शांति बिना शक्ति के स्थापित नहीं होती। उस वक्त लिया जा सकता था, नहीं। 1971 में लोग कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी, क्योंकि हम पूरे उस वक्त चढ़ चुके थे पाकिस्तान पे, पाकिस्तान का मोरल डाउन था, सब कुछ था। यहिया खान को वहां पर बहुत ज्यादा, लगभग 16 दिसंबर को सरेंडर हुआ पाकिस्तान का, तो 5-10 दिन बाद यहिया खान को निकाल दिया गया, भुट्टो प्रधानमंत्री, इंटरिम प्रधानमंत्री बन गया। ये सारी चीजें वहां पर चल रही थी। तो क्यों हमने कब्जा? तो उसका मैं आपको स्पष्टता से बताता हूं कि हमारे पास पूरी ताकत थी। हम ले लेते पूरा पाकिस्तान का जो इलाका है, और बाद में हम वहां पर बैठ करके उनके साथ में निगोशिएट करते कि अरे भैया लाहौर वापस चाहिए तुमको, तो एक काम करो, ये पूरे का पूरा गिलगित डिवीजन लिख के दो कागज के ऊपर के ये पूरी भारत की थी, भारत को वापस दे दी, ये काम हो जाना था। लेकिन वेस्ट ने क्लियर उस वक्त, इसने, निक्सन ने और किसिंजर ने हमें क्लियर वार्निंग दे दी थी कि भाई साहब, हमने 7वां बेड़ा तुमको भेजा है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ये जो है, ये आपने उसको जो है एक किस्म का डिफाई करके आपने ईस्ट पाकिस्तान तो तोड़ दिया। लेकिन हम आपको वेस्ट पाकिस्तान के किसी जगह के ऊपर नहीं आने देंगे, कि उनकी स्ट्रेटेजी को उस वक्त, क्योंकि उनकी हर प्लान जो बनती थी वो उस वक्त के USSR को ध्यान में रख करके बनती थी, पूरी की पूरी प्लान, ठीक है। अच्छा, आज आप देखिए कि आज उनकी स्ट्रेटेजी को क्या सूट करता है। लेकिन आज ये सूट करता है कि जो गिलगित बाल्टिस्तान ब्रिटेन पहले चाहता था कि पाकिस्तान के पास रहे, आज जब चाइना ने वहां से सी पैक निकाल दिया, ठीक है जी। चाइना का सी पैक, जो चाइना की सिनकियांग प्रोविंस है, वहां से शुरू होता है
और वहां से शुरू होकर के कराकोरम पास से आता है, जो इलाका हमारा है शख्सगम वैली का, उसके बाद में हमारा हमारा ही इलाका है खुंजेराब पास, जो गिलगित बाल्टिस्तान में है। वहां से आकर के ये गिलगित से होकर के फिर पाकिस्तान के जो केपी के एक हिस्सा चला जाता है उसका जो बलूचिस्तान की तरफ, एक पंजाब से होकर के ग्वादर तक जाता है। ये सी पैक है। तो आज सी पैक अगर पूरी तरह से उसका सिस्टम कामयाब हो जाए तो सबसे ज्यादा जो हित जो है डिस्टर्ब होते हैं, हमारे को तो चलो हमें तो चाइना एनसर्कल कर ही रहा है, वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल से तो एक समझ लीजिए कि हमको उसने चाइना ने वेस्ट में भी आके एनसर्कल कर लिया, वो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक जो है वो थ्रेट है। लेकिन इनके लिए इनकी सारी इकोनॉमी को उसने दोस्त कर देना वेस्ट की, अगर वो ग्वादर में पूरी तरह से ग्वादर पोर्ट को ऑपरेशनल कर देता है सिनकियांग से जोड़ करके, तो आज उनके इंटरनेशनल जो उनके इंटरेस्ट है उनको सूट नहीं करता कि गिलगित बाल्टिस्तान जो है उनके पास में रहे, पाकिस्तान के पास में, क्योंकि पाकिस्तान तो आज देखा जाए तो वो तो एक प्रॉक्सी स्टेट है चाइना की, जो पाकिस्तान की जमीन है। आज चीन कल को शी जिनपिंग आके इस्लामाबाद में खड़ा हो जाता है, बोलता है, डिक्लेयर कर देता है जी मैं यहाँ की जो सॉवरेनिटी मेरे पास, पाकिस्तान की ताकत नहीं है उसको मना कर सके। तो आज वेस्टर्न जो इंटरेस्ट है वो इसमें है कि गिलगित बाल्टिस्तान वापस से भारत को मिले, ताकि सी पैक का रोड ब्लॉक हो, चाइना का अरेबियन सी में जाना ब्लॉक हो, ये उनके हितों को सूट करता है। मगर इसके आगे आज वो होने के बावजूद भी हम नहीं कर पा रहे फिलहाल, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वेस्ट खुद जो है, जो तो नाटो के यूरोपियन कंट्रीज हैं वो बिखरे हुए हैं, सबके सब नाम है यूरोपियन यूनियन, लेकिन उनका सबके इतने छोटे छोटे सेल्फ इंटरेस्ट हैं कि वो चाह करके भी चाइना को जो है वो किसी प्रकार से डिफाई नहीं कर पा रहे। और यूएसए क्या बिसात रह गई हमने देख ही लिया है, अभी जो वहां गया वहां पर तो नाक रगड़ के आया ये जाकर। तो आज की डेट में जी बिल्कुल, आज की डेट में जो ये आवाजें उठ रही है ना कि क्योंकि पीओजेके में बहुत अनरेस्ट है, लोग सड़कों पे उतर आए हैं, भारत को फायदा उठाना चाहिए, तो जियो पॉलिटिक्स आज इस बात का समर्थन नहीं करती कि हम किसी प्रकार का मिलिट्री एक्शन वहां ले, ये बात तो तय है आज। हाँ आप देखिए ना, देखिए जो इस टाइम पे रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर मिलिट्री एक्शन लिया उस पर सैंक्शन लग गई, सारा पैसा उनको जब्त कर लिया यूरोप ने। और अगर आज हम यही काम करते हैं कि हम पीओके के अंदर अपनी फौज भेज देते हैं, वहां पे कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे बड़ा आसान काम है, तो हमारा जो इस टाइम पे 600-700 बिलियन डॉलर का जो फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है वो यूएस फ्रीज कर देगा, हमारी ट्रेड बंद कर देगा, हमारा बिजनेस बंद कर देगा, हमारी इकोनॉमी हर्ट हो जाएगी, हमारा जो डिफेंस के एक्सपेंडिचर है वो खत्म हो जाएगा, कोई चीज खरीद नहीं पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ साहब कि आखिर इसका रोड मैप क्या होना चाहिए, कि लेना तो है, ठीक है, लेना है। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसका नाम था पीओजेके द अनफिनिश एजेंडा, बराबर। उसमें मैंने 1.5 घंटा उस पर पूरे जो है वो डिटेल में जिक्र किया था कि ये क्षेत्र लेना है, आएगा भी, लेकिन हमारा रोड मैप ये होना चाहिए कि इनकी जो एक पाकिस्तान की जो सोच है, जैसे मैंने कहा कि आज से 1000 साल पहले जो हुआ उसी सोच में चलते हैं, वो अगर हम ध्यान में रखते हैं, इन्होंने बदलनी नहीं है, तो उसमें क्या होगा कि ये लोग अत्याचार करेंगे अपने लोगों के ऊपर, ठीक है, उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं देंगे। आर्मी यही सोचेगी कि मैं बंदूक के जोर के ऊपर लोगों की आवाज को दबाऊंगी, ये बात तय है। ऐसा ही वहां होता रहे। बलूचिस्तान में शुरू में इन्होंने 1000 अबडक्शन की थी, ठीक है, उस अबडक्शन के जो उनके जो बाकी का परिवार वालों से उन्होंने बंदूक उठा ली, उनको मारा, वो 10,000 हो गए, 10,000 के 25,000 हो गए, आज 50,000 लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली अफेक्टेड हैं, जिनके घर से किसी ना किसी फर्द को उठा करके मार दिया गया है, जिसका कोई अता पता नहीं है। तो वो तो क्या बख्शने वाले नहीं है इनको बलूचिस्तान में। वही हाल जो टीटीपी के साथ में ये खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, उनके परिवार, क्योंकि देखिए वो ट्राइबल लोग हैं, उनका अपना जस्टिस का निजाम है, उन्होंने छोड़ना नहीं है, ठीक है, तो वहां तो इन्होंने बीज बो दिए, जो फसल ऐसी है जो पाकिस्तान को आज नहीं तो कल वहां से तोड़ेगी। वही चीज अभी केपीके में और गिलगित बाल्टिस्तान में भी करेंगे हमको, क्योंकि हम मानते हैं वो हमारे लोग हैं। ध्यान करिए, हमारी जो जम्मू कश्मीर की असेंबली है उसमें 96 सीटें हमने अपनी, 24 सीटें हमने आज भी
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की खाली रखी हुई है हमारी जम्मू कश्मीर की असेंबली में। वो इस ये बात को तय करती है कि वो हमारे लोग हैं, ठीक है ना। उनका भला भला मजहब से लोग अपने पराये नहीं होते जी। भारत में आज 20-25 करोड़ मुसलमान हमारे नहीं है क्या? वो हमारे ही है। कुछ बातों के मतभेद होते हैं कि जो ठीक है, उनकी सोच अगर अपनी वो राष्ट्रीय स्तर पे ले आए तो फिर तो मैं कहता हूं कि हम सब भारतीय कह लो या हम सनातनी, हम एक ही, उनके उनके भी पूर्वज वही थे। हमारा वही मापदंड जो है उनके वहां की जनता के ऊपर भी है कि तुम हमारे हो, और हम ये संदेश निरंतर भेजते रहेंगे उनको, वहां के लोगों को। तो ऐसा हम करते रहें, वहां के लोग जो है वो उनसे डिसकंटेंटमेंट उनकी बढ़े, और पाकिस्तान धीरे धीरे करके अंदर से जो है वो टूटे। और फिर उसके साथ साथ पैरेलली आज हम मुश्किल से $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, देखिए जो मिलिट्री पावर है ना सूसा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू लिंक टू योर इकोनॉमिक। इकोनॉमिक पावर, बिल्कुल। डायरेक्टली। हम $10 ट्रिलियन का आज अपना टारगेट रखें, ठीक है ना जी। एक और बात मैं बता दूं जुड़ी हुई, हमारा $10 ट्रिलियन है ना जो, वो यूएसए के $40 ट्रिलियन के बराबर है, तो ख्याल रखना आप। क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर जो है वो उनसे कहीं ज्यादा है। आज हम अगर इंडिजिनाइज करेंगे हमारी डिफेंस इक्विपमेंट को, हमारा एक तेजस मान लीजिए अगर $500 मिलियन में बनता है, वही सेम चीज वो अमेरिका $2 बिलियन में नहीं बना सकता, ठीक है। ये परचेजिंग पावर पैरिटी की मैं बात कर रहा हूं। तो हमारा $10 ट्रिलियन भी होगा, चीन के $30 ट्रिलियन के बराबर होगा जो है टोटल। उसमें हम जब $10 ट्रिलियन में पहुंच गए ना जी, तब हमने देखना है कि पाकिस्तान अंदर से बहुत ज्यादा वीक है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज के जो इन्फ्लुएंसिंग कंट्रीज हैं उनके इंटरेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आज हमने यूरोप के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए कर लिया, ठीक है। कुछ चीजें वो हमारे पे डिपेंड हैं, कुछ चीजें हैं कि जो वो हमसे लेते हैं, कुछ हम हमसे लेते हैं। तो ये जब इंटीग्रेशन हो जाएगी ना, जब किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक इंटरेस्ट मार खाने लगता है ना, तब वहां पर सब आवाजें बंद हो जाती है टोटल। आज अगर हॉलैंड से, एक उदाहरण दे रहा हूं, हम लोग उनसे लिथोग्राफिक हम चिप्स की लेते हैं, सेमीकंडक्टर्स की लेते हैं मान लो, तो उसको तो लगता है कि यार मैं $5-10 बिलियन का सामान भारत को बेचता हूं। तो कल जब ये मुद्दा आता है तो वो तो भारत के पक्ष में सबसे ऊपर, वो थोड़ी भूखे नंगे कंट्री पाकिस्तान का साथ देगा, हमारा साथ देगा ना। तो हमारा क्लाउट है, जो इंटरनेशनल क्लाउट है, वो बढ़ना चाहिए। 5-10 साल हम और बढ़ाएं, उसके साथ साथ पाकिस्तान को पूरी तरह से अंदर से तोड़ने की हम कोशिश करें। तो मैं देखता, देखिए कि ये और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स मैंने स्पष्ट बोला है, क्योंकि उनके हित में नहीं है कि ये गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान, क्योंकि वो चीन की टेरिटरी होगी पूरी की पूरी। तो चीन को रोकने के लिए भारत का साथ उनको देना पड़ेगा। तो ये एक है मेरा जो पूरा एक जिसको बोलते हैं निष्कर्ष है कि हम अपने आप को बिल्ड करें और पाकिस्तान को कमजोर करें, तो धीरे धीरे हमारा जो टारगेट अचीव हो जाएगा। बिल्कुल आपने सही बात की। मैं थोड़ा सा इसमें एक और चीज ऐड कर दूं। एक हमारा नया दोस्त है, वो है पाकिस्तान के जो तालिबान बैठा है अफगानिस्तान के अंदर। वहां से भी एक रशिया और उनका एक एग्रीमेंट साइन हुआ, डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसके अंदर इंडिया की पार्टिसिपेशन है, और रशिया उनको डिफेंस सिस्टम दे रहा है, और तालिबान आज इंडिया की तरफ देख रहा है मदद के लिए, और सारा पैसा इंडिया खर्च करेगा। इवन वहां पे जो काबुल रिवर है, जो कभी अफगानिस्तान ओरिजिनेट होती है, पाकिस्तान में जाते फिर वापस आ जाती है, उसके ऊपर 10-12 डैम बनने की बात है, और एक इंडियन टीम गई हुई है इस टाइम पे अफगानिस्तान के अंदर उन सारे डैम्स की स्टडी करने के लिए, और वहां पे एक रिपोर्ट बनाई जाएगी इनके डैम्स के बारे में, फिर वहां पे पानी रोकने की बात की जाएगी। एक तरफ हम पाकिस्तान का पानी रोक रहे हैं अपनी तरफ से, जो हमारा इनके साथ ट्रीटी थी, सिंधु डैम की ट्रीटी थी, और साथ में अफगानिस्तान का पानी रोकेगा। अगर पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो पाकिस्तान के अंदर फसलें नहीं होंगी, पाकिस्तान के अंदर लोग भूखे मरेंगे, और अफगानिस्तान भी इंडिया की तय पे चल रहा है। और एक और बात थी, क्वाड बना था, जिसकी वजह से जब पहली गवर्नमेंट थी इनकी, तो एक क्वाड बना था पहले ट्रंप के टाइम में। क्वाड था इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये क्वाड बना था चाइना को काउंटर करने के लिए, ताकि चाइना को कभी भी रोकना हो तो इंडिया की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो यूएस के इंडिया के साथ एग्रीमेंट भी हुआ था उस टाइम पे, लेकिन ट्रंप ने अपनी बेवकूफी की वजह से इस जो क्वाड था उसको एक हिसाब से डिस्ट्रॉय कर दिया। और उस टाइम पे जो पहले जो ट्रंप के टेन्योर में पॉलिसी बनी थी चाइना को काउंटर करने की, चाइना को कंटेन करने की, उसका पार्ट था क्वाड। और अगर आज अमेरिका दोबारा से क्वाड को रिवाइव करता है, साथ में इंडिया से कहता है कि आप गिलगित बाल्टिस्तान ले लो,
तो चाइना एक तरीके से पूरा गिर जाएगा, चाइना आइसोलेट हो जाएगा, चाइना पाकिस्तान का कनेक्शन खत्म हो जाएगा, तो चाइना को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए कोई बुद्धि चाहिए, समझदारी चाहिए। ट्रंप जैसे आदमी को ऐसी बातें समझ नहीं आएंगी। चलिए कोई बात नहीं, प्रोग्राम यही खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर बहुत सी नॉलेज दी गई है जो आपको जनरल तरीके से नहीं मिलेगी, किताबों में बहुत सी चीजें जो आप नहीं ढूंढ पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से राजन खन्ना साहब ने पूरी डिटेल समझाई है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंस है हमारे लिए गिलगिट बाल्टिस्तान की, पीओके की, और कैसे हम पाकिस्तान को तोड़ सकते हैं। लेकिन हर एक चीज का टाइम होता है। अगर आज हम पाकिस्तान पे अटैक करेंगे तो यूएस हमारे पे सैंक्शन लगा देगा, हमारी इकोनॉमी डूब जाएगी। पीएम मोदी कोई वार नहीं चाहते, लेकिन धीरे धीरे पीएम मोदी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी डिफेंस स्ट्रांग हो, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग हो, ताकि हमारी इकोनॉमी बड़ी हो तो हम ये काम खुद कर पाए जो हम आज अमेरिका की मदद से करना चाहते हैं, यानी कि चाइना को कंटेन करना और पाकिस्तान को तोड़ना। जय हिंद, जय भारत। एक बात मैं कहनी चाहूंगा, आपने भी जिक्र किया ना पाकिस्तान और वाटर, तो इसके ऊपर एक अलग से शो करेंगे और किस प्रकार से आने वाले समय में पाकिस्तान जो है पानी की बूंद बूंद को अपनी गलतियों की वजह से तरसेगा, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बिल्कुल, शुरू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।